नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, हिंसा की इजाजत नहीं देता, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि शिंदे को मोदी से उम्मीद, फडणवीस को संघ का साथ, महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस और राष्ट्रपति शासन की शंका। खबर में आगे जिक्र होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव के लिए देश भर में चलाएंगे अभियान, कांग्रेस का बड़ा ऐलान। आगे आपको बताएंगे कि राज्य का दर्जा बहाल करे, पीएम मोदी अपना वादा पूरा करे। संसद सत्र शुरू होने पर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में निकाली रैली। आगे आपको बताएंगे कि आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, बिहार विधानसभा में तीखी तकरार, विपक्ष का वॉकआउट। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, हिंसा की इजाजत नहीं देता, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने संविधान दिवस मौके पर कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, वो हिंसा की इजाजत नहीं देता, संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। इस मौके पर उन्होंने जाति जनगणना पर भी बात की और उन्होंने कहा कि हम जिस राज्य में रहेंगे वहां जाति जनगणना करवाएंगे। हालांकि वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए भी कई सारी बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल का युवा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मीडिया में जाना चाहता है, हालांकि उनके पास कोई मौका नहीं रहता है। आजकल मीडिया के फील्ड में कोई भी पिछड़ा जाति का नहीं है, चाहे वो एंकर हो या मालिक, वहां भी उनकी भागीदारी न के बराबर है। हैरान की बात ये रही कि राहुल गांधी के संबोधन के शुरुआत में ही उसका माइक बंद हो गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारे लगाने लग गए। लेकिन कुछ देर बाद फिर से तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद उन्होंने अपना भाषण दोबारा से चालू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए जाति जनगणना के मुद्दे पर आधारित बात शुरू कर दी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हजारों सालों के लिए भारत की सोच है, ये सत्य और अहिंसा के बारे में है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है, और अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वो काम नहीं करते जो वो रोजाना करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिंदे को मोदी से उम्मीद, फडणवीस को संघ का साथ, महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस और राष्ट्रपति शासन की शंका। जी हां दोस्तों, सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होने के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। खबरों की माने तो एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बाद दूसरे नंबर की भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं है। भाजपा फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दे रही है और बताया जाता है कि शिंदे इस कदम से खुश नहीं है। शिवसेना सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सांसद शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करने की योजना बना रहे हैं। उधर खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक की। देर शाम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी भाजपा आलाकमान से जुड़े वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के पक्ष में है, भले ही वह सीमित कार्यकाल के लिए ही क्यों न हो। हालांकि इस मामले पर अंतिम निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है, इसीलिए ऐसी संभावना हो सकती है कि फडणवीस और शिंदे वैकल्पिक रूप से सीएम पद साझा कर सकते हैं। हालांकि खींचतान के बीच सरकार गठन में देरी हो गई है, क्योंकि राज्य को नए मुख्यमंत्री का इंतजार है। इसके बीच राज्य में अस्थायी राष्ट्रपति शासन की अटकलें लगाई जा रही है और उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि अतीत में 2 उदाहरण रहे हैं जब सरकार गठन में देरी हुई थी। महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने तक कार्यवाहक सीएम बने रहने के लिए कह सकती है और राष्ट्रपति शासन की भी संभावना नहीं है, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम के साथ राजपत्र की प्रतियां सौंपी और इस प्रकार औपचारिक रूप से 15वीं विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बैलेट पेपर से चुनाव के लिए देश भर में चलाए जाएंगे अभियान। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और इसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। खड़गे ने कहा कि मैं एक बात कहूंगा कि पूरी शक्ति लगाकर ओबीसी, SC, ST और कमजोर तबके के लोग जो वोट
दे रहे हैं वो फिजूल जा रहा है। हमारा कह रहा है कि सब छोड़ दो और बैलेट पेपर से वोट की हम मांग करते हैं। उन लोगों को मशीन अपने घर में रख लेने दो। अहमदाबाद में बहुत से गोदाम बने हैं, वो वहाँ लेकर जाकर अपनी मशीनें रख दें। हमारी एक ही डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि मेरा कहना है कि हमारी पार्टी को एक मुहिम शुरू करनी चाहिए और सभी पार्टियों को भी इसके लिए साथ लेना चाहिए। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की पूरी देश में अभियान चलाएंगे। और यहाँ पर इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना से डरते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य का दर्जा बहाल करे, पीएम मोदी अपना वादा पूरा करें। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने निकाली रैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग को लेकर श्रीनगर में रैली निकाली। पार्टी मुख्यालय श्रीनगर के बाहर रैली में प्रदेश प्रधान तारिक अहमद करा सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में तीखी तकरार, विपक्ष का वॉकआउट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में आरक्षण का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला। आरक्षण को लेकर बहस इतनी तीखी हो गई कि विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर गए। बाहर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि सब संगत का असर है, हम लोग उन्हें ठीक करते हैं तो वो वापस वैसे ही हो जाते हैं। इस मुद्दे पर विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम साथ में सरकार में थे तब हमने जातीय आधारित जनगणना कराई थी। ये जातीय आधारित गणना इसलिए कराई गई कि क्योंकि राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है, इसीलिए हमने सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% करने का काम किया था। इसमें पिछड़े, अति पिछड़े और दलित और आदिवासी समाज के लोग शामिल थे। इसके अलावा EWS 10% को उसी तरह रखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दोबारा सर्वे का काम क्यों किया? अखिलेश यादव ने फिर उठाई सवाल। संभल जाने से क्यों रोका जा रहा? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर एक बार फिर सवाल उठाए और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे का काम क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं भी संभल जाऊंगा, संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है, संभल का हाल हम जानना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में न्याय नहीं मिल रहा है, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान का उत्सव कैसे मनाएं, उत्सव ढोंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को नहीं मानती है। यूपी में वोट की लूट हुई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल नहीं जाएगा। 3 दिन तक जाने की इजाज़त नहीं मिली है। डीजीपी से 3 दिन तक जाने की इजाज़त नहीं मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार में बंद हो स्मार्ट मीटर, राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत में स्मार्ट मीटर बड़ा मुद्दा बन गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में बैनर लेकर विधान पार्षद नेताओं ने विधान परिषद पोर्ट्रिको के बाहर प्रदर्शन किया, जिस पर लिखा था स्मार्ट मीटर लूट बंद करो, स्मार्ट मीटर हटाना होगा, स्मार्ट मीटर घोटाला है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के जरिए प्राइवेट कंपनी राज्य के लोगों के साथ स्मार्ट घोटाला करने में लगी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नाराज हैं एकनाथ शिंदे, बीजेपी हाईकमान ने तय किया फडणवीस का नाम, केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा। जी दोस्तों, एकनाथ शिंदे को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए और अगर वो मानते हैं तो उनका उप मुख्यमंत्री बनना ठीक नहीं है तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर दी। जी दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मानते हैं। जितनी भी शक्ति लगाकर SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे समुदाय के लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फिजूल जा रहा है। हमको ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। प्रियंका गांधी ने जीत के साथ बनाया अनोखा रिकॉर्ड, किया कुछ ऐसा जो आजाद भारत के इतिहास में हो जाएगा अमर, मामला जानकर रह जाएंगे दंग। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की वायनाड उपचुनाव में जीत ने भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ लिया है। इस जीत के बाद गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में बैठेंगे। वहीं ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार के 3 सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। दरअसल आजादी के बाद से गांधी परिवार के 3 सदस्य
सदस्य कभी एक साथ संसद में नहीं बैठे थे। ऐसा मौका इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय भी नहीं आया था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ही अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी भी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में नहीं बैठे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी जो चाहती थी वही हुआ। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट को लेकर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर खड़े किए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वही हुआ है। उन्होंने झारखंड में बीजेपी की हार को लेकर भी बयान दिया। महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दुखी नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी महाराष्ट्र में वही चुनावी परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में 148 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 132 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में अजीत पवार और शिवसेना के बिना ही सरकार बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक बार फिर कराएं चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव में संजय राउत का बयान। कहा ईवीएम से जुड़ी मिली 450 से ज्यादा शिकायतें। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम देश के सामने आ चुका है। 288 विधानसभा सीटों में 230 सीटें हासिल कर महायुति गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी को 50 से भी कम सीटें हासिल हुई हैं। वहीं अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र के मतपत्रों से दोबारा चुनाव कराने की मांग की और दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में अनियमितताएं हैं। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने ईवीएम में खराबी की कई शिकायतों का आरोप लगाया और हाल ही में हुए चुनावों की अखंडता पर भी सवाल उठाया। राउत ने आगे कहा कि इस चुनाव में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए इस बार हम कहते हैं कि यह परिणाम को रखिए और ये चुनाव एक बार मतपत्र यानी बैलेट पेपर पर करा लीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा संभल विवाद में योगी सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ले इसमें संज्ञान। जी दोस्तों, यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा पर अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने प्रदेश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यूपी सरकार से कड़े सवाल किए और लिखा कि संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय कराना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। इससे पहले यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संभल की हिंसा को लेकर यूपी सरकार को घेरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ पर पीएम मोदी के बयान पर मदनी का पलटवार। कहा मोदी कल को कह देंगे कि नमाज और ज़कात का भी दस्तूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना में जमीयत उलेमाए हिंद की कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान मौलाना अरशद मदनी ने मौके पर आए लोगों को संबोधित किया और देश की आज़ादी में मुसलमानों के योगदान पर बात किया। उन्होंने कहा जमीयत उलेमाए हिंद प्यार मोहब्बत के लिए कुर्बानी देते आई है। मुल्क में अमन और चैन के लिए हम काम करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ाद कराया है। हमने मुल्क का दस्तूर बनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कोई ये समझता है कि मुल्क का दस्तूर केवल हिंदुओं ने बनाया है तो वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। हमारा किरदार मुल्क के साथ 145 साल पुराना है। कोई माई का लाल नहीं है जो इसे खारिज कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मौलाना मदनी ने भारत की आज़ादी का जिक्र करते हुए कहा कि हमने आज़ादी के लिए तब से लड़ाई लड़ी जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस का मकसद मुल्क की आज़ादी नहीं था। कांग्रेस का निर्माण इसलिए हुआ जिससे ब्रितानी हुकूमत और मुल्क के लोगों के बीच तालमेल बनाया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि वक्फ कोई चीज़ नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई। कल को कहेंगे कि नमाज का दस्तूर नहीं है। वक्फ में संशोधन के
मसले पर हमारा ऐतराज़ है। उन्होंने आगे कहा कि जो अल्लाह ने फरमाया वो सही है, जो रसूल ने फरमाया वो दस्तूर है। मुझे हैरत है मोदी जी इसे कैसे गलत फरमा रहे हैं। कल को कह देंगे दस्तूर में ज़कात और नमाज नहीं है तो उसे भी रोक देंगे क्या। तो दोस्तों यहाँ पर तल्ख तेवर नजर आए हैं मौलाना मदनी के। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। संभल हिंसा पर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी, बीजेपी को बताया जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद में रविवार को सर्वेक्षण के काम के दौरान हुई हिंसा को लेकर बवाल मचा हुआ है। पुलिस के अनुसार संभल की जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को किए गए सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने बताया कि इस हिंसा के दौरान हुई गोलीबारी और पथराव में 4 लोगों की मौत हो गई और कुल 20 लोग जख्मी हो गए। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हालिया विवाद पर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश संभल में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा कि प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल को और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा का सत्ता का इस्तेमाल हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करना है। वो प्रदेश के हित में काम नहीं करते हैं और न ही देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर ये सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं बल्कि एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ की संपत्तियां हड़पने का है इरादा। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र का वक्फ विधेयक 2024 देश भर में वक्फ संपत्तियों को हड़पने के इरादे से तैयार किया गया है। दोस्तों, प्रवक्ता इलियास ने वक्फ मामले को लेकर संयुक्त संसदीय समिति पर अपना काम ईमानदारी से नहीं करने का भी आरोप लगाया। इलियास ने कहा कि बोर्ड के सम्मेलन में महसूस किया गया कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पूरे देश में फैली वक्फ संपत्ति को हड़पने के लिए चतुराई से तैयार किया गया है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 29वें अधिवेशन के संबंध में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी मुद्दे पर हंगामे के बीच राज्यसभा स्थगित, लोकसभा भी हुई भंग। जी हाँ दोस्तों, अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सोमवार को राज्यसभा की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा की बैठक आरंभ होने पर संसद ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 13 नोटिस मिले हैं। विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कुछ अन्य सदस्यों ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर नोटिस दिए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शीतकालीन सत्र लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित, अब सीधे बुधवार को बैठेगी संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। देश के 2 राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हुई है। ऐसे में भाजपा के सांसद नए जोश में संसद में मौजूद होंगे। हालांकि विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की है, जिस पर हंगामा होने की आशंका है। 18वीं लोकसभा के सांसद रहे वसंतराव चौहान और नरूल इस्लाम व कुछ अन्य दिवंगत पूर्व सदस्यों एम लॉरेंस, एम पार्वती और हरीश चंद्र देवराव चौहान को श्रद्धांजलि देने के बाद संसद के निचले सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी को अब पीएम बना देना चाहिए। महाराष्ट्र में मिली हार के बाद नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर कसा तंज, ईवीएम हैकर भी बताया। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में मिली हार को कांग्रेस ने यहां पर अपना प्रतिक्रिया दी है। अपनी हार को लेकर परेशान कांग्रेस
कांग्रेस ने भाजपा पर लांछन लगाया है। बीजेपी को ईवीएम हैकर बता दिया है। कांग्रेस के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र में मिली हार के बाद अपना पक्ष रखा और कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में ईवीएम को हैक करवा दिया था। जहां भी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रहती है वहां पर बीजेपी ऐसा ही खेल करती है। झारखंड में भाजपा ने ईवीएम को छोड़ दिया, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का बोलबाला था, इसीलिए यहां पर ईवीएम हैक करवा दिया। हरियाणा में भी हुए चुनावों में ऐसा काम किया गया था, वहां भी भाजपा ने ईवीएम को सेट किया था और बाजी पलट दी थी। विजय वडेट्टीवार ने बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी लहर थी उस समय भी कांग्रेस 40 से ज़्यादा सीटें जीती थी। 2019 में पुलवामा होने के बावजूद भी 40 से ऊपर सीटें मिले थे। इस बार कांग्रेस के पक्ष में लहर थी, फिर भी इतना कम वोट तो नहीं हो सकते। पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के असर से नहीं बल्कि ईवीएम के असर से जीत मिली है। ये ईवीएम की जीत है। हालांकि महाराष्ट्र में मिली हार पर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम को किया गया हैक, हर जगह नहीं बल्कि चुनिंदा तरीके से हुई हैकिंग। महाराष्ट्र के नतीजे पर कांग्रेस नेता का बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आए नतीजे पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, यह हर कोई जानता है। महाराष्ट्र में हमारे कुछ नेताओं ने शनिवार को बैठक की और चुनावी नतीजों का विश्लेषण किया गया।